जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी के अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की, और इतिहास का आपने पहला वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी सराहा, लाइक किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इससे एक ऊर्जा मिली मुझे भी कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ और बनाना चाहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स और जो लाइक है आपके, वो हम लोगों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे कहते हैं कलाकार तालियों का भूखा होता है, वैसे ही एक यूट्यूबर यानी कि एक अध्यापक आपके लाइक्स और कमेंट्स का भूखा होता है। तो प्लीज़ 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 लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए जी भर के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, यानी कि हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी कल सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं वैदिक काल, उसी के बाद आता है। ठीक है, वैदिक काल। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट्स किया सर जो मैसेज जीएस क्या है। तो मैसेज जीएस के लिए मैंने आपको कल बताया था, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता दूंगा मैसेज जीएस क्या है, क्योंकि हर क्लास में मिलेगा, आप परेशान मत हो। तो वैदिक काल की बात करते हैं तो ये जो समय है वो 1500 से 600 बीसी का है। ठीक है, ध्यान समझना। इसका लेकिन दो विभाजन होगा इसके, यानी कि हम बात करते हैं तो 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट इसका होगा पूर्व वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पूर्व और यहाँ पे उत्तर। ठीक, यानी कि प्री वेदास और लास्ट वेदास जिसे बोला जाता है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी लिख के चलिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 1000 बीसी से 600 बीसी होता है, और ये जो समय काल है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी समय काल इसका माना जाता है। ठीक, ये समझ लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, एक बात तो जो कल की क्लास में रह गई थी, जो फर्स्ट क्लास में आपने नहीं पूछा भी, आप लोगों ने नहीं, और मैं बताना भी भूल गया, तो बिल्कुल पूछा करिए, बताते रहा करिए, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, कहना होता है आपसे, क्योंकि अभी तो हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स के कारण नहीं हो पा रहा है। तो जो भी चीज़ें हो पा रही हैं आपको हम इसके माध्यम से दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट से पूछते रहा करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अब देखो, एक कल टॉपिक रह गया था कि सर ये जो समय काल होता है, जैसे कि यूपी का समय काल था और यहाँ का समय काल था एनसीईआरटी का, तो ये अलग अलग क्यों है, भिन्न भिन्न क्यों है, कैसे समय काल निकालते हो आप, क्या होता है। तो C14 कार्बन डेटिंग एक कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें जीवाश्मों की आयु का हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम फिर समय को निर्धारित करते हैं कि समय क्या है, कैसे है। ठीक है, ऐसे ही एक यूरेनियम डेटिंग होता है, जिससे हम सूर्य की आयु का, हम पृथ्वी की आयु का हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी हमारे कितनी आयु का, सूर्य कितनी आयु का, यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, हमारी पृथ्वी की आयु का पता हमें चलता रहता है। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैदिक काल की। तो वैदिक काल में देखो, आज पूरा जो आज की क्लास है ना, ये धर्म क्रम वाली क्लास है। आज हम हिंदू धर्म की, जैसे कहते हैं, शुरू से अंत तक की बात जानेंगे, हम अच्छाइयाँ जानेंगे, बुराइयाँ जानेंगे हिंदू धर्म के। और आप सब जितने हमारे जो छात्र, ब्राह्मण छात्र हैं, वो कृपया करके अपनी कमर कस लें, क्योंकि बहुत से प्रश्न करने वाला हूँ मैं आपसे, और आपको मैं इसके उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, वो अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपके कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि आप कमेंट्स करते रहते हो तो उसके मैं आंसर दूंगा, लेकिन सप्ताह का एक दिन रखूंगा, वीकेंड, जैसे वीकेंड का वार, अंतिम दिन, वीकेंड का लास्ट होगा, और उसी दिन आपके सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिलने शुरू होंगे, जो मैंने किए होंगे और जो आपने पूछे होंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तो बात यहाँ उसी वैदिक काल से कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। कहानी सुनाने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है। आपको मजा बहुत आएगा कि हाँ सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होला। हमें ये देखना है कि हमें वैदिक काल से कितने क्वेश्चन टच कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन को हम मैसेज जीएस में या फिर एनालॉजी में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काल है हमारा, इसे वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी यानी 3 वेदों की रचना जो हुई है वो पूर्व वैदिक काल में है। वेदों का क्रम आता है लगाने के लिए, कभी कभी लगाने के लिए वेदों का क्रम आ जाया करता है, तो वेदों का क्रम लगाना आता है। एनालॉजी में अगर वेद हैं, उपवेद हैं, या छांटना, भिन्न, जैसे एक प्रश्न बनता है आपका भिन्न वाला, देखो यहाँ पे जो कहते हैं ना भिन्न छांटिए। ठीक है, तो भिन्न छांटिए में अगर हम बात करते हैं तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं ऋग्वेद लिख दें हम। ठीक है, यहाँ पे लिख दें सामवेद लिख दें, और यहाँ पे लिख दें यजुर्वेद लिख दें, यजुर्वेद लिख दें, और यहाँ पे लिख दें आयुर्वेद लिख दें। अब बताओ भैया इसमें भिन्न कौन है। ठीक, अब इसमें भिन्न की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो ये सब वेद हैं, लेकिन ये वेद नहीं है, ये उपवेद है। तो ऐसे ही हम जीएस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें खास तौर पर जो मिलेगा हमें, वो हमें रीजनिंग की क्लास ज्यादा मिलने वाली है। तो ये हमें जीएस में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ हमें रीजनिंग में जरूर काम आएगा। तो ये वेदत्रयी है, 3 वेदों की रचना यहाँ पे हुई है।
तो सबसे पहले जो ऋग्वेद से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। ऋग्वेद से क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये सबको पता है, 10 मंडल हैं, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तीसरे मंडल में क्या लिखा गया है, गायत्री मंत्र लिखा गया है। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र, ठीक है। उसमें 3 महिलाओं का भी योगदान रहा है, ऋग्वेद को लिखने में महिलाओं का भी योगदान रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। अगर हम बात करते हैं 9वां 10वां, 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का शब्द पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। सूक्त अगर हम बात करते हैं तो सूक्त यानी संख्या 1028 है, 1028 है, इसकी बात करते हैं। 1024 अगर हम बात करते हैं, ये केबी की बात कर लें तो 1 जीबी में कितने, 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 जो होती है एमबी ये होता है आपके 1 केबी में होता है, 1 जीबी में होता है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, अगर बढ़ना चाहें इसी से फिर बढ़ते हैं, फिर की पूछता है भैया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का प्रधान देवता कौन है। प्रधान देवता की बात करते हैं, जो ऋग्वेद का जो प्रधान हीरो है वो कौन है, तो ऋग्वेद का जो प्रधान देवता है वो है इंद्र। इंद्र यहाँ का जो कहते हैं वो है पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इंद्र को किस नाम से बुलाया जाता है, तो इंद्र को इसमें हम ऋग्वेद काल में जो बात है जो ऋग्वेद में उसमें हम पुरंदर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। पुरंदर की बात जब भी करेंगे तो पुरंदर के नाम से एक संधि भी है, 2 संधियां, सॉरी 1 नहीं है 2 है, एक अंग्रेजों की संधि है और एक पुरंदर की संधि। शिवाजी जो है, शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य संधि है, ये जयसिंह के बीच संधि है, तो ये संधि का ध्यान रखिएगा, यानी कि पुरंदर शब्द का नाम याद रखिएगा। कितने श्लोक लिखे गए हैं, 250 श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। 250 श्लोक लिखे। अब देखो यहीं से मैसेज कर सकते हो, मैसेज देखो मैसेज कैसे आया। इंद्र के लिए नाम क्या है, पुरंदर, ठीक है। अब पुरंदर है, ये नाम है, इसका नाम है, ये नाम है इंद्र का, ठीक है, नाम है। और फिर देखो पुरंदर की संधि भी है, ठीक है, संधि है। फिर देखो यहाँ पे पुरंदर यानी किसे कहा जा रहा है, इंद्र के लिए कहा जा रहा है, इंद्र के लिए कहा जा रहा है पुरंदर। और पेपर में इस बार जो वैदिक काल से धर्म गर्म की बातें रहती हैं वो आती क्यों है, क्योंकि देखो इस सरकार का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सरकार हमारी क्या है, बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। और जान रहे हैं योगी बाबा जी कितने धार्मिक व्यक्ति हैं। तो पिछली बार अगर हम वीडियो का पेपर उठा के देखा जाए, जो 2018 में पेपर हुआ उसके बाद अभी तक पेपर कोई नहीं हुआ है, तो पेपर के होने से एक आधा हमको आसार मिला कि जो वीडियो का पेपर था उसमें जो कहा जाए अशोक और शुंगु वंश और इधर आपका वैदिक काल, 1-2 प्रश्न इधर छाए रहे, एंशिएंट हमारा जो छाया था। आधुनिक में हम बात करेंगे तो वो लीडर्स जो खास तौर पर प्रभावी हैं बीजेपी की ओर, या जो गुमनाम लीडर हैं जिनको नहीं जानते हैं लोग, उनको उभारने की जो प्रश्नों के माध्यम से जो व्यक्तित्व है वो है बीजेपी का अभी रहा एजेंडा रहा है। अगर देखा जाए तो इस एजेंडे के आधार पर ही हम भी तैयारी भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल मत, इनसे क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है। म्यूजियम कहाँ खोला गया इनके नाम पर, इनके नाम पर कहाँ से अभी देखिए अस्पताल खोला जा रहा है, कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सूत्रधारक हैं, बीजेपी की ओर इंडिकेट करते हैं, तो हमें उनसे प्रश्न हमें ये लेकर के चलना ही चलना है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंद्र के प्रश्न आने की संभावना पूरी है। कैसे, देखो इंद्र की बात की जाए तो इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं, इंद्र के लिए 250 श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है, श्लोक हैं 250 श्लोक हैं। अब देखो ध्यान से, 250 श्लोक अगर हैं, 250 सीटें भी किसी की हैं, 250 सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, ठीक है। करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि 250 सीटें हैं किसमें, राज्यसभा में, और 552 हुआ करती थी, अब नहीं है, 552 हुआ करती थी, अब नहीं है, अब कितनी है, 550 सीटें हैं लोकसभा में। वो भी हम आपसे जिक्र करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, उन सब पे भी बात करते रहेंगे आपसे, तो उन सब पर भी बात जिक्र करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए हम रुके और यहाँ से हम आपको मैसेज जीएस की ओर लेकर के गए। मैसेज जीएस क्या होता है, मैसेज जीएस की क्लास वास्तव में दोस्तों बताई जाए तो सही मजा इसका ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन में होता है ना कि देखो ऑनलाइन में क्या है कि मैं बोलता रहूंगा, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है ना कि ऑफलाइन में आप बोलते हो, आप प्रश्न देते हो किस तरह। यहाँ तो क्या है, यहाँ सिर्फ एक कैमरा है और कैमरामैन हमारे हैं बस, और मैं हूँ, तो जो बातें होंगी सिर्फ हमारे उनके बीच की बातें होंगी, ठीक है। आपके बीच की बातें तो बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास में आप होते हो ना तो वो खुला चैलेंज होता है, खुला चैलेंज होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है,
यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक पता चला बोर्ड पे लिख लिया, एक पर्चे पे लिख के टांग लिए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत से तो ऑनलाइन चैनल में अगर देखा जाए, ऑनलाइन क्लासेस में, तो पता चला वो पेपर की कटिंग ही लेकर के बैठे हुए, पेपर की कटिंग ही सिर्फ रीड करते जा रहे हैं, आपको समझाते चले जा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत सी बातें हैं। यानी कि यूट्यूब पर अगर देखा जाए वो चीज़ आप देखते हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, आपको वो चीज़ दिखाना जो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वही देख सकते हैं आप जो चाहते हैं वो नहीं देख सकते आप इसमें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो बेस्ट हैं वो बेस्ट रहेंगी ही रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस कभी उसकी जगह नहीं ले पाएंगी। लेकिन हाँ, ऑनलाइन से एक चीज़ ये होता है कि जैसे कोरोना काल में हम इतनी दूरी पर हैं, इतने वो चीज़ें हैं, तो आपकी पढ़ाई एक रिदम में रहती है, एक प्लेटफॉर्म पे रहती है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। लेकिन कितनी जो रेगुलरिटी है ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए मैसेज जीएस की क्लास कभी आपको ऑफलाइन करने का अवसर मिले तो जरूर बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कोरोना कितनी जल्दी खत्म हो और कितनी जल्दी आप ऑफलाइन क्लास में मैसेज जीएस को पढ़ पाएं, क्योंकि कम समय में, अगर वास्तविकता में जीएस को कम समय में कवर करना है या एग्जाम को क्रैक करना है तो मैसेज जीएस से बेस्ट जीएस कुछ नहीं है। जीएस देखिए, अब तक मैंने जीएस के 2 पार्ट किए थे, 2 पार्ट यानी कि अगर बात करते हैं एक नॉर्मल जीएस, एक एडवांस जीएस। लेकिन एक नया जीएस अभी आया है, मैसेज जीएस, जो क्रिएटिविटी मैंने बनाई है, मैं बता रहा हूँ इसको कि मैसेज जीएस कैसे है। तो मैसेज जीएस यानी कि सबको मिक्स, जैसे मैसेज सॉन्ग होते हैं, पुराने सॉन्ग, फिर नए सॉन्ग, फिर पुराने सॉन्ग, फिर नए सॉन्ग, 2 कड़ी किसी और गाने की, 2 कड़ी किसी और गाने की, ऐसे ही चलता है ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिर यहाँ पे यहाँ पे देखना कि ऋग्वेद की हम बात कर रहे थे। ऋग्वेद में हमने इतनी बातों को जाना। ऋग्वेद में अगर हम बात करें, ऋग्वेद का जो अगर कहें सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे कौन सा वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, लेकिन सबसे श्रेष्ठ वेद नहीं है। ऋग्वेद किस उसमें लिखा गया है, कौन सी पद्धति में लिखा गया? अगर बात की जाए तो ऋग्वेद जो है देवनागरी लिपि है, संस्कृत में पूर्णतः है ये है। लेकिन ऋग्वेद की अगर बात की जाए, यहाँ पे समझिएगा कि ये गद्य में है अथवा पद्य में है। तो याद रखिए कि जितने भी वेद हैं वो सब पद्य में हैं, सिर्फ यजुर्वेद को छोड़कर। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, बाकी सभी वेद सिर्फ और सिर्फ किसमें है? पद में है। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं, गद्य यानी कि कहानी, पैराग्राफ के टाइप, पद्य मतलब होती पंक्तियां, कविताओं के रूप में, फॉर्मेट में। ओके, चलो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक टॉपिक और निकल कर आता है। यहाँ पे जो हम थोड़ा सा आपको मोड़ रहे हैं, कैसे मोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल में देखा आपने वेद कितने हैं? 4 है। ये देखो हम लिख दे रहे हैं वेद। ठीक है, वेद 4 है। फिर देखा जा रहा उपवेद कितने हैं, तो उपवेद कितने? उपवेद भी 4 हैं। उपवेद भी 4 आ गए। फिर देखा जा रहा है वेदांत कितने? 6 हैं। ठीक है, वेदांत 6 हैं। फिर देखा जा रहा 2 क्या है? 2 महाकाव्य है, महाकाव्य हो गया 2। ठीक है, महाकाव्य हो गया। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे क्या है? पंचशील सिद्धांत भी है, शील सिद्धांत, और पंच महाव्रत भी है। ठीक है, महाव्रत भी है। और पंच तत्व भी होते हैं हिंदू में। ठीक है, पंच तत्व होते हैं। और अगर कहा जाए तो सिखों में 5 शस्त्र होते हैं, कच्छा, केस, कृपाण, कंघा, कड़ा, 5 उसमें होते हैं। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो, अगली बात करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। छठी ज्ञानेंद्री कहाँ होती है? ठीक है, किसमें होती ज्ञानेंद्री? फिर 7 देखो, ये सब गिनतियों वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका, ये गिनती के फॉर्मेट में जा रहा है, यानी कि जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कि एक जिसे डिजीज वाले, सॉरी, जो आपके अंक वाले, अंकों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, उनको हम कैसे करेंगे, उसमें जो होंगे वर्ड्स कैसे लिख करके आते हैं, तो वो देख के चलना। यहाँ पे 7 हुआ, फिर 8 से प्रश्न होगा, फिर 9 से भी प्रश्न होगा, फिर यहाँ पे हम देखते हैं 10 से भी है, 11 से भी प्रश्न बनते हैं, 12 है। फिर यहाँ पे देखो, हाँ 13 तो नहीं है, 14, हाँ 14 है। फिर देखो यहाँ पे 15 भी है। फिर यहाँ पे देखते हैं 16 नहीं, 16 नहीं, हाँ 16 नहीं है, 17 है। फिर 18 है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 22 है। फिर 23 भी है। 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 23 बिल्कुल ध्यान से। 23 क्योंकि आईपीसी में कितने अध्याय हैं, ये इस बार जरूर प्रश्न बन सकता है, एक पेट क्वेश्चन है। आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं? वो 23 अध्याय हैं। ठीक है, 23। फिर बात करते हैं यहाँ पे 25 ले लेते हैं। 25 के बाद यहाँ पे 29 लेते हैं, 28 लेते हैं, पहले 28 लेते हैं, 28 है। फिर 29 है। फिर 29 के बाद की बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। 29 के बाद 29, 30, 31, 32, हाँ 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है,
35, 36, 37, 38, 40। ये देखो आर्टिकल में नहीं जाना हमको, आर्टिकल में नहीं जाना, बिल्कुल ध्यान रखना, आर्टिकल में हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हमको ऐसे प्रश्न बनाने हैं जैसे हमारे क्वेश्चन बन के पुटअप होते रहे। हाँ यहाँ पे एक रह गया था, 21 रह गया था भाई। फिर देखो यहाँ पे 35 हमारा निकल के आ रहा है। 35 के बाद फिर हमारे बात करते हैं हम 108। नहीं नहीं 108 नहीं कर सकते हैं गिनती वाले, ये तो आर्टिकल में चला जाएगा। ठीक है। 92 हो गए। ठीक है 93 हो गए, 93 हो गए। और 93 के बाद अगर हम बात करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे 93 के बाद 206, 205 हो गए, 206 हो गए, 207 हो गए, 207 के बाद 300 हो गए। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 639 हो गए, 622 हो गया। ठीक है। और 270 हो गए। ठीक है। और 280 हो गया। ठीक है। 180 हो गया। देखो ये डिजीज वाले जो वर्ड्स वाले हैं, डिजिट वाले प्रश्नों की बात करते हैं। डिजिट कैसे होते हैं हमारे, डिजिट की बात करते हैं तो देखना डिजिट कैसे हम लेके चलेंगे। अब अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे लेके आओ, वेद कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं, उपवेद हमारे 4 हैं, वेदांत हमारे 6 हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं वो 2 हैं। महाकाव्य जानते हैं किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को गाना और सुनाना महाकाव्य कहलाता है। फिर पंचशील सिद्धांत मैंने आपको बताया था, पंच महाव्रत बताया था मैंने, और ये नेहरू जी की नीतियां हैं उनकी बात हम करते हैं। फिर छठी ज्ञानेंद्रियां हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। फिर 7 देखिए सप्तांगी सिद्धांत किसने दिया था, है ना, ये जो अगर कहे जाए चाणक्य की पुस्तक में सप्तांगी सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। और एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज की किताब में इंडिका में कितने अध्याय थे, तो इंडिका में 7 अध्याय थे। फिर बात करते हैं यहाँ पे 8 देखिए, तो 8वें की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। फिर बात करते हैं 8 महिलाओं के संविधान पर हस्ताक्षर हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे नवी अनुसूची है जो वो पहली भारत में संशोधन के बाद लिखी गई 1951 में, उसको निर्मित किया गया, उसका नाम है नवी अनुसूची में भूमि अधिग्रहण संपत्ति ग्रहण का उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची, 10 की गिनती पे अगर लेके आते हैं तो 10वां जो ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है उसमें सबसे पहली बात ही जाति की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था यानी कि छुआछूत की बात की जाए, पहली बार उसका उल्लेख मिलता है। 10 गिनती से क्या निकाल सकते हैं, 11वें से क्या निकाल सकते हैं, 11वें से अगर बात करते हैं तो 11 अधिकरण हमारे चलते हैं। 11 उसमें अगर बात करते हैं 12वें में तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हमारे देश में होती है, जिसमें अभी जल्दी से कोर्ट ने यानी कि 2 साल पहले कोर्ट ने प्रावधान कर दिया है कि भारतीय महिलाओं को जो ज्योतिर्लिंग है यानी कि शिव के जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके दर्शन करने का अधिकार उनको दे दिया गया है। शायद आपको याद होगा तृप्ति देसाई का केस 2019 का केस, जो 2016 का केस रहा होगा, इसमें एक महिला ने जो है शनि मंदिर पर दिए जला दिए थे और उसका विवाद शुरू हो गया था। तो ये विवाद का ही एक जो सार है निकलकर सामने आया, क्योंकि आईपीसी में ऐसे केसेस भी आपके सामने आएंगे जिनके बारे में हमें जिक्र करना होगा और उनसे जो उनके आइडल जो व्यक्ति होंगे उनके नाम वो पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं 14 में क्या होता है। तो 14 में अगर आप देख रहे हो तो 14 जो गिनती है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए यही डेट मिलती है, टाइम मिलता है 14 दिन पहले। या धन विधेयक की बात करें तो 14 दिन पहले यही चलता है उसमें 14। 15 चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं। 17 की बात करते हैं, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, आपको पता होगा। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया, 17 बार लूटा गया। 18 की बात करते हैं, 18 हमारे कितने हैं, 18 हमारे पास पुराण है। और 19वां पुराण लिखा जा रहा है किन्नर पुराण, जो महामंडलेश्वर महोदय लिख रहे हैं, इलाहाबाद के कौशाम्बी में लिखा जा रहा है। ठीक है। 2019 में कुंभ मेले के बाद से लिखा जा रहा है। ये अर्ध कुंभ था। करंट टाइम में देखिए कुंभ चल भी रहा है ना, आप देख रहे हैं हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। तो कुंभ यानी कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में करिएगा कि भारत में जो कुंभ है वो 4 राज्यों में लगते हैं और 4 नदियों पर लगते हैं। कब कब लगते हैं, कुंभ कब लगता है, अर्ध कुंभ कब लगता है और महाकुंभ कब लगता है। ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ है आपके, क्योंकि टॉपिक भी वैदिक काल का ही, तो वैदिक काल से ही प्रश्न है, कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ। ओके। तो फिर हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं 22 क्या है। तो 22 अभी करंट टाइम में देखा जाए, जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था तो संविधान में कितने अध्याय थे, 22 अध्याय थे। 23 में क्या है, आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड की जो धाराएं हैं उसमें 511 धाराएं हैं, तो उन 11 धाराओं को 23 अध्याय में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। ठीक है। अब देखते हैं सॉरी गाइस, अब देखो यहाँ पे 25 है, तो 25 अगर हम बात करते हैं तो 25 क्या है, 25 हमारा अगर हम बात करते हैं तो करंट टाइम में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने अध्याय हैं, 25 यानी कि 25 उसमें चैप्टर्स जुड़े हो गए हैं।
28 के 28 इस हमारे पास स्टेट है, इसमें कितने स्टेट हमारे पास 28 है। और 25 स्टेट कब हुआ करते थे, बहुत ध्यान समझिएगा, 21वीं सदी, ठीक है, 21वीं सदी 21 सेंचुरी ईयर के एगो पहले कितने राज्य भारत में हुआ करते थे, तो 25 राज्य हुआ करते थे, ठीक है, 25 राज्य। वर्तमान समय अगर कहा जाए आपसे, अगर ये बात की जाए 21वीं सदी के शुरुआत में पहला राज्य निर्मित हुआ भारत में, उस राज्य का नाम बताएं। प्रश्न को बड़ा विशेष सुनिएगा, प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि 21वीं सदी में निर्मित होने वाला पहला राज्य। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपके इन प्रश्नों का उत्तर का मुझे वेट रहेगा, मजा आएगा, वाकई में कह रहे हैं कि 21वीं सदी में जो पहला राज्य बना वो कौन सा राज्य बना, आप मुझे बताओगे। और 21वीं सदी में कुल कितने राज्य नए बनाए जा चुके हैं, ठीक है, वो मुझे आप बताओगे, ठीक है। 29 की अगर हम बात करें तो 29 बार मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, और 29 विषय जो हमारे 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर 21 देखें, 21 दिन में जो है मुर्गी जो है वो अपने अंडों को, यानी कि चूजों को, अंडों को निकालती है, अंडों को सेने के बाद वो अंडे निकालती है, उसमें बच्चे आ जाते हैं 21 दिन उनको जो है उनके ऊपर बैठने के बाद। 35 दिन ये एक घरेलू जो मक्खी होती है हमारे पास, जो हैजा फैलाने का मुख्य सोर्स है, जो उस मक्खी की जीवन काल की बात हो रही है, 25 डेज जो होते हैं ये दिन। यहाँ पे 93 है, ये 93 जो व्यक्ति हैं, ये अगर आपको याद हो संविधान सभा में नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं। संविधान सभा में 389 व्यक्ति थे, जिसमें से 92 व्यक्ति जो हैं, 93 व्यक्ति जो हैं, इनको नॉमिनेट किया गया था। ये देसी रियासत से थे, रजवाड़ी व्यवस्था से थे, ये चुनाव लड़ करके नहीं आए थे, इनको ऐसे रिकमेंड कर दिया गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं 205। यहाँ पे देखिए 205 घोड़े के शरीर में हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर में कितनी होती है, 206 होती हैं। अगर ध्यान से देखोगे 206 और 205, एक हड्डी हमारे यहाँ शरीर में कम होती है। इसीलिए शायद याद होगा आपको, जब हम लोग के पापा यानी पिताजी, बापूजी जब हम लोग को डांटते हैं तो क्या कहते हैं, घोड़े कहीं के, बिल्कुल गधे हो गए हो, कहते नहीं है, तो ये कहते नहीं घोड़े, यानी कि एक हड्डी हम लोग के अंदर क्या है, कम है। तो जब पापा जी कहेंगे घोड़े कहीं के, तो समझ जाना पापा हड्डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक हड्डी कम अभी है, अभी इंसान नहीं बने हैं, ठीक। तो ये बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है। फिर देखो 207 यहाँ पे कहते हैं संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति पहली बैठक में आए थे, 207 लोग आए थे। 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में होती हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तो उनके पहली बात तो कहें हड्डियां उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उपास्थियां होती हैं माँ के गर्भ में। लेकिन जब बच्चा जैसे 3 वर्ष तक होता है तो 300 लगभग हड्डियां होती हैं, फिर हड्डियों से जुड़ने लगती हैं और हड्डियां कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में हड्डियां जो ज्यादा होती हैं वो सब जुड़ने लगती हैं। 6 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना देखो जोड़ना कितना आसान है, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, सीधी सी बात, मैथ का क्वेश्चन, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 639 बन जाती है गिनती। तो इस गिनती की बात करें तो मांसपेशी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, 639 होती है। यहाँ 622 है, ये हाथी का गर्भकाल है, सबसे लंबा गर्भकाल किस जीव का होता है, वो हाथी का होता है। 270 अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना होगा, 270 ये देखिएगा, इसे बोला जाता है, ये आईपीसी में जब आप पढ़ेंगे तो मुस्लिम मैरिज लॉ एक आता है, एक चैप्टर, ऐसे हिंदू लॉ आता है, हिंदू मैरिज लॉ, ऐसे मुस्लिम मैरिज लॉ आता है। तो आपको पता होगा था जब किसी महिला को तलाक देना है, अगर तलाक देने के बाद उससे निकाह किया जाना है, तो 270 दिन तक महिला को विवाह करने का अधिकार नहीं हुआ करता था शरीयत के अनुसार, ठीक है। मैं जितना जानकार नहीं हूँ, किसी मुस्लिम भाई को अगर ठेस पहुंच रहा हो इस बात से तो प्लीज क्षमा करिएगा, सॉरी। सिर्फ ये पढ़ाने का टॉपिक है, तो पढ़ाने के टॉपिक पे हम आते हैं। तो अगर ये शरीयत के अनुसार बात कहा जाए कि किसी महिला है, यानी कि सपोज दैट मैं अब्दुल हूँ और मान लेता है मेरी पत्नी है जिससे मैंने तलाक बोल दिया है, और अब उसकी शादी मैं फिर से उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना होगा। ये 270 दिन तक उसको वेट करना होगा, फिर वो शादी करेगी, फिर शादी के बाद जब वो तलाक उसे देगा और फिर 270 दिन तक वो वेट करेगी, फिर मैं उससे निकाह पढ़ूंगा। इसे ही हलाला कहा जाता है, इसे ही हलाला बोलते हैं, और ये प्रक्रिया है। तो ये एक जो आपके आईपीसी में आता है, तो आईपीसी में डेज का एक कॉन्सेप्ट है, उस डेज में इसको हमें बीच में लाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज इन बातों से हर्ट मत होइएगा, सिर्फ मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, किसी को जाति धर्म से दुखी करने का उद्देश्य मेरा नहीं है, ठीक है। 280 दिन की बात करते हैं तो 280 दिन यहाँ पे गाय का गर्भकाल है। 180 दिन यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये बकरी का है, एक वर्ष में बकरी 2 बार बच्चे देती है, तो ये बकरी का गर्भकाल यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमने वैदिक काल उठाया, वैदिक काल की जो गिनती उठाई मैंने, वेद उपवेद, यहाँ से फिर ये डिजिट वाले प्रश्न बन गए, ये मैसिव जीएस की ओर हम चले गए, यानी कि अगर बात करते हैं पूरी तरह से मैसिव जीएस की ओर बढ़ गए कि मैसिव जीएस होती कैसा, टॉपिक क्या था आपका, सर आप टॉपिक पे नहीं रहे, आपने सर वैदिक काल हेडिंग डाला, लेकिन आपने इतनी सारी चीजें बता डाली जो मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन दोस्त वास्तविकता में मैं बताऊं, आपके पास पेपर के लिए समय नहीं है, मेरी बात को ध्यान समझ लो।
प्रधान का चुनाव मई महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है सरकार, जिस तरह से भारत में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना और बढ़ सकता है, और कोरोना के बढ़ने पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा तो सरकार के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। यूपी सरकार के पास सिर्फ गिने चुने 6 महीने बचे हैं। जनवरी में आचार संहिता लगा दी जाएगी, चुनाव होने की संभावना, यानी कि फरवरी में चुनाव होगा, मार्च में नई सरकार बन जाएगी। अगर योगी बाबा जीतते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जीतते, नई सरकार अगर आती है तो ये जितनी वैकेंसियां हैं सब फिर पेंडिंग या नए सिरे से फिर हो सकती हैं। जैसे कि देखिए 2018 की वैकेंसी को, यानी कि ज्वाइनिंग होने वाली थी वीडियो के बच्चों की, उनको योगी बाबा ने जो है घंटा पकड़ा दिया है कि बजाओ बेटा घंटा, पेपर फिर से दो। तो ऐसे कहीं दिक्कत आपके साथ ना हो मेरे भाइयों, इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है, काम ज्यादा है। तो इस प्रकार की पढ़ाई करिए जिससे आपकी पूरी जानकारी, पूरी चीजों को आप लेके चलिए। पेपर पास करने के लिए 60% ज्ञान जरूरत है, 50 से 60% बस। आपको अध्यापक, टीचर नहीं बनना है। जितने प्रश्न आते हैं उसी में से रहना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से कई ऐसे प्रश्न मिले जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो आपको जो अभी ऐसे ही कैजुअली जो मिला, ये मनोनीत व्यक्ति संविधान सभा में कितने हैं, 93 हैं, ये देखो ऐसे ही मिल गया आपको। यहाँ पे गर्भकाल या आईपीसी में कितने अध्याय, देखो ये मिल गया आपको फालतू का। फिर ऐसे रफली मिल गया है। हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया था, देखो ये मिल गया। 10 महिलाएं पहली बैठक में आई थी, पहले बैठक में कितने व्यक्ति, ऐसे भी सब ऐसे ही रफली मिल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैसेज जीएस के माध्यम से मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक काल में भी थोड़ी सी बातें रह गई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की बातें हमने नहीं की हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाओगे। तो हम उत्तर वैदिक काल की अगली वीडियो आपको जब लेकर आएंगे तो उसमें मैसेज जीएस को थोड़ा रखेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मैसेज जो है जीएस ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद से फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ यानी कि युद्ध, अटैक और भारत में आगमन, यवन आक्रमण, यूनानी आक्रमण, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता हूँ दोस्तों। जय हिंद साथियों।